नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले एक सप्ताह से और अधिक इसकी चर्चा है। संघ से रिश्ते, वैसे तो हमेशा ही चर्चा रहती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर उनका उद्बोधन लाल किले से जो ऐतिहासिक, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की चर्चा की, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे, निश्चित रूप से संघ से तो उनका संबंध था ही। और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार तय किया वो तमिलनाडु के में बड़े अध्यक्ष रहे, संघ के पुराने स्वयंसेवक, वर्षों से 4 दशकों से जिनका संघ से संबंध रहा, लेकिन वो लोकसभा के सदस्य रहे 2 बार, 3-4 राज्यों में, मतलब कई, मुझे कहना चाहिए उनको अनुभव है कि वो इस समय तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके पहले झारखंड में रह चुके हैं, उसके पहले पांडिचेरी और उस क्षेत्र में भी उनका एक अपना प्रभाव रहा है। तो इस दृष्टि से दक्षिण भारत और पश्चिम भारत, या कहें कि पूरे देश से ही संघ के कार्यकर्ता के नाते, जनसंघ के नाते, राजनीति में सक्रियता के नाते और प्रशासकीय अनुभव की दृष्टि से भी 3-4 राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाने से मेरा मानना है कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस पर भी चर्चा हुई, भाई संघ से इनका रिश्ता है इसलिए डर गए हैं, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सामने समर्पण कर दिया। पहले कितने ही नाम मीडिया में चलाए गए, चर्चा में चलाए गए, विरोधी पक्ष भी अपना चलाता रहा। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो खास करके, उनकी रणनीति तो शायद कोई नाम, इसीलिए कोई बीजेपी का भी व्यक्ति कोई नाम स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि एनडीए ने जब कह दिया, मैंने और जो इनके साथी दल हैं राष्ट्रीय गठबंधन के, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप के लिए अधिकृत किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो प्रमुख है, उन्होंने फिर भी एक मीटिंग बुलाई, राजनाथ सिंह जी हैं, पूरा उनका बोर्ड है, उनके साथ भी विचार विमर्श के पहले भी सभी और दलों के साथ भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिसे कह सकते हैं संपर्क होता है। उन्होंने अपने गठबंधन के साथी से भी, एनडीए के सभी सहयोगियों से बात किया। तो ये कहना कि वो संघ से डर गए, नहीं। मैंने इसीलिए इस कार्यक्रम में परसों से 2 दिन से, जब पहले स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ तब भी विवाद, खूब बहस हुई टेलीविजन चैनल पर, मैंने भी कहीं इस पर अपनी टिप्पणी यही कहा कि मैं वर्षों से लिखता रहा हूं कि कब नरेंद्र मोदी जी ने ये छिपाया कि वो संघ से उनका संबंध नहीं है। कभी उन्होंने कहा, कोई ऐसा वक्तव्य दिखा दे देश में, विदेश में, व्यक्तिगत बातचीत में, कम उम्र में, जिसे कह सकते हैं कि स्वयंसेवक भी क्या, युवा जिससे जाते हैं, बिल्कुल शाखा में जाते हैं, उसी तरह से संघ के कार्यालय में उन्होंने बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि सेवा करके आगे बढ़े। लोग जैसे कहते हैं ना, घर में जो भी आया है उसको जैसे आप सेवा करेंगे, उनको चाय पिलाएंगे, उनके लिए जो भी कमरा है उसको ठीक करेंगे। इससे उन्होंने अहमदाबाद से अपनी, जैसे कह सकते संघ का काम किया है। तो वर्षों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी में उनको संगठन की भूमिका में आए, तो फिर वो दिल्ली में भी रहे, वहां पर भी उन्होंने काम किया। गुजरात में सत्ता में आने के लिए उन्होंने काम किया। फिर गुजरात में जब सत्ता में आ गए तो निरंतर सत्ता में रहे। एक बार बने तो उसके बाद 2001 से लेकर के 2014 तक, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने, लगातार रहे। तो इसलिए एक तरह से उनके 25 वर्ष सत्ता के अनुभव के इतने अनुभव हैं। और संघ का कौन सा उन्होंने एजेंडा पूरा नहीं किया? 370 खत्म करने का जो ऐतिहासिक, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया जम्मू कश्मीर में, जबकि उनके संबंध, वो कांग्रेस की पहली कैबिनेट, नेहरू की कैबिनेट के सदस्य थे। इसलिए कांग्रेस भी जो संघ पर आपत्ति किया राहुल गांधी ने, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन वो तो हमेशा करते हैं। राहुल गांधी और खड़गे ने कहने लगे तो आप देखिए उनका नाम लिया, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, असंवैधानिक है। अब वो एक पूरा, उस पर पूरी चर्चा हो सकती है, लेकिन उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि 100 वर्ष होने पर एक संगठन जो वर्षों से, जिसके करोड़ों मतलब समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, और वो केवल सेवा, उनके कितने ही अनुशंसिक जो है संगठन भी हैं, चाहे वो श्रमिक क्षेत्र में हो, चाहे विद्यार्थी में हो, महिलाओं में हो, हर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में जो आज उनका महत्व बना है, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा या पूर्वोत्तर राज्यों में, उसमें संघ की भी भूमिका रही। और भारतीय जनता पार्टी, वो लोग सब एक दूसरे में आते जाते रहे। कई लोग नए दूसरे दलों से भी आए, वो भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं विचारों से रहे।
इस दृष्टि से ये कहना, अब मैं तो इसीलिए कई लोगों ने गिराए ना कि महात्मा गांधी ने उनकी कितनी तारीफ की थी संघ के उसकी कि भाई ये सेवा भाव कितना अच्छा करते हैं। चाहे एक बार क्या उसको कोट कर लेंगे और कितनी बार आपको कहेंगे यदि महात्मा गांधी ने की है तो। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि अरे इसमें जातिगत भेदभाव नहीं होता, इससे बहुत अच्छी क्या बात हो सकती है। और चलिए उस समय तो हमने वो नहीं देखा, मैं तो कह रहा हूं इंदिरा गांधी की, उन्होंने चाहे सावरकर के लिए जो चिट्ठियां लिखी उनके मैंने प्रशंसा में उनके लिए दान दिया वो तो अपनी जगह है। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्र के लिए जब संकट आए हैं, बल्कि इंदिरा गांधी से भी पहले चाहे चीन के साथ युद्ध हुआ हो, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो, देश में भूकंप आए हो, बाढ़ आई हो, तब सरकार और संगठन ने निश्चित रूप से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार न भी रही हो, किसी की सरकार हो, उन्होंने देश भर में काम किया। तो ये कहना कि डर, मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में उनको नहीं उतरते और वो भी सरसंघ चालक हो सकते थे मोहन भागवत जी की जगह, जो दोनों का लगभग समान उम्र है। अभी उम्र का भी एक बड़ा अजीब है, साहब वो 75 वर्ष के हो रहे हैं तो वो हो जाए, वो किसी और संदर्भ में यदि मोहन भागवत जी ने कहा भी, वो प्रधानमंत्री पर इसलिए लागू नहीं होता कि वो एक पुराना संदर्भ था। ठीक है आप हो जाए, लेकिन यदि आपको अशक्त है, दुनिया के कितने देशों में ऐसा है जहां कोई उम्र की कोई सीमा नहीं होती प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए, तो भारत में ऐसा कोई, केवल एक आपस में जो बातचीत होती है कि भाई अब उनको बजाय नई पीढ़ी को आना है, तो चाहे लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरलीधर जोशी को मार्गदर्शक बनाया गया, लेकिन उनका कोई लोगों उसको, चूंकि विरोधी दल उसको कुछ भी अर्थ निकालते रहे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां पर मैंने 71-72 में गुरु गोलवलकर जी थे, उसके बाद जितने सरसंघ चालक आए, उस समय झंडेवालान में जमीन पर बैठ करके जो वहां भोजनालय और या जो लोग अपना खाट पर रहते थे, मैंने इवन जो मैंने इंटरव्यू किए सरसंघ चालकों के, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या जैसे कि सुदर्शन जी, तो मैंने वो कम इतना सामान्य था कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैंने एक तरफ खाट होगी, दूसरी तरफ कुर्सी होगी, बस दो उस तरह बैठने का। कोई टीवी इंटरव्यू नहीं थे, वो मेरी किताबों में है पूरा इंटरव्यू जो मेरी पत्रिकाओं में छपा है जहां मैंने काम किया। तो इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि तब वो भी यही कहते थे कि भाई देखिए हम देश के लिए जो हमारे यहां से स्वयंसेवक जाते हैं, और अल्पसंख्यकों के लिए भी हमारा ये है कि हम तो सबको हिंदू मानते हैं। मोहन भागवत कितनी बार ये कह चुके हैं कि भाई आप भारत में रहते हैं तो हम आपको हिंदू मानते हैं, मैंने हम जैसे हम सबको मानते हैं। तो इस दृष्टि से आप यदि अपने को माने और हमारे विचारों को या उसको मानते हैं तो आप भी हिंदू हैं। अब उसमें आप अपनी पूजा पाठ क्या करते हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं, क्या मस्जिद जाते हैं, क्या आप घर में किस तरह से पूजा करते हैं, या कहीं स्थान पर जाते हैं उपासना स्थल पर आप बौद्ध हैं, तो उस पर तो कोई संख्या आपत्ति है नहीं। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि जो इस समय जो बार बार कहा जाता है, जैसा मैंने कहा कि कितना सामान्य होता था झंडे वाला, और ऐसी स्थिति में अब वहां 2-3 बड़े बड़े टावर बने हैं जहां सब संघ के लिए बहुत व्यवस्थित, जो नागपुर में मुख्यालय रहा, लेकिन यहां भी बहुत भूमिका चूंकि संघ की बढ़ती गई है, संगठन बढ़ते गए हैं, कार्यकर्ता बढ़ते गए हैं, प्रचारक बढ़ते गए हैं, तो वो बना। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सत्ता में आने के बाद बना, राजनाथ सिंह की सत्ता में जब वो इस सरकार में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं बना था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जानता हूं कि कितने टकराव कई बार हुए हैं, सुदर्शन जी से भी हुए, मैंने मतभिन्नता विश्व हिंदू परिषद के साथ तो था ही। इसलिए ये सही है कि वो मतभिन्नता थी, विरोध नहीं था अटल जी का। यहां भी ये संभव है कि कुछ ही नामों पर जब विचार होता है, तो उन्होंने तो कह रखा है भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे। जेपी नड्डा के वक्तव्य को बड़ा ज्यादा कई कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने अलग रूप में लिया, मीडिया ने भी लिया। वो सारी रूप से कहना नहीं कहना था, ये हम उस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूं, ये उनका अपना निर्णय था। लेकिन तो संघ भी तो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय करे, हमें कोई सलाह मांगेंगे तो हम दे देंगे, ये मोहन भागवत कहेंगे, दत्ता जी कहते हैं। अभी देखिए ना कि ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं कहते हो। 2 बड़े प्रमुख सरसंघ चालक और सरकारेवा यदि वो कहते हैं तो उसके बाद आप उसे मानेंगे या खाली अपने मनगढ़ंत कुछ भी कहेंगे। तो मैं, और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई संघ के विरोध में बोला हो, उनके किसी सहयोगी ने बोला हो कि नहीं साहब संघ की नीतियां गलत है, तो कैसे संघ में रहेगा या भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। तो एक पूरी निष्ठा के साथ जो किया गया और राधा कृष्णन को बनाए जाने के पीछे, अब मैं इस बात पर आऊंगा कि देखिए राहुल गांधी कुछ भी कहें, इंदिरा गांधी ने सहयोग लिया, राजीव गांधी ने लिया, नरसिंह राव उनके तो जो सेक्रेटरी थे खाड़नेकर, वो तो आरएसएस से आए थे। जो कुछ घटना हुई है उसमें तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह का रोल उनका था, उसमें निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां थी जिसमें नरसिंह राव ने हमेशा विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का सहयोग लिया। और ये सहयोग इस बात से दिखाता है कि आगे चल करके भी जहां जहां आवश्यकता होती है
अब उसके बाद न्यायालय का फैसला आया अयोध्या के मामले पर, या मथुरा काशी एजेंडा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संगठन में थे तब काम किया और अब किया, तो उससे शिकायत किसी स्वयंसेवक व्यक्तिगत किसी के लाभ हानि का किसी को होता है, किसी को पद नहीं मिलता है, तो वो यूं तो बलराज मधोगी कब चले गए थे जनसंघ से, संस्थापकों में से थे। तो ये अलग पार्टी छोड़कर चले जाए, मतभिन्न ज्यादा इतना हो, वरना मत भिन्नता लोकतंत्र में बहस होना, बल्कि लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकों में भी कई बार आशंकाएं जो कुछ होती थी तो नरेंद्र मोदी बहुत ही मुखर होते थे, और इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया कि इनमें कुछ अलग प्रखर एक नेतृत्व की क्षमता है। तो उन्होंने गुजरात में बनाया, देश भर में उन्होंने अपना रोल किया। इसके बाद ये कहना कि संघ से उनका इसलिए डरे हुए हैं और इसीलिए अब संघ के भाई, ये ठीक है कि मैं भी मानता हूं कि उपराष्ट्रपति के चयन में या राष्ट्रपति के चयन में, चाहे रामनाथ कोविंद हो या धनखड़ जी हो, जिस तरह से हो सकता है कि जो फैसला किया गया उस समय की परिस्थितियों में उन्हें गठबंधन की या राजनीतिक परिदृश्य में आवश्यकता महसूस हुई है, लेकिन वो मानकर चल रहे थे कि धनखड़ जी तो हमारे विचारों से समर्थक है, वो कहते भी थे बहुत जोर शोर से, लेकिन बाद में उन्होंने रंग और तेवर बदले। अब जिसको हम ये तो नहीं कहेंगे गिरगिट की तरह, लेकिन उन्होंने जब बार बार उनका सदन में जो भूमिका रही या जो अपने आप को वो सर्वोपरि मानने लगे, उससे उन्हें संकट आया। तो राधाकृष्णन एक अनुभवी संघ और भारतीय जनता पार्टी के मान्य व्यक्ति, उनको उपराष्ट्रपति बना करके एनडीए के लिए एक अच्छा उम्मीदवार, संवैधानिक मामलों की समझ हो। मैं इसीलिए दक्षिण भारत में वेंकटरमण को मैं याद करता हूं, उनकी जो भूमिका थी, जिस ढंग से उन्होंने किया। नारायण भी थे, लेकिन वेंकटरमण का व्यक्तित्व, चूंकि उनसे कई बार मुझे मिलने के अवसर मिले, वैसे तो और सब लोगों से मिलने का अवसर मुझे भी, राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो बाहर जो दिखता है वो होता नहीं है। और इसलिए ये कहना कि किसी दबाव में पूरा, जब पूर्वोत्तर में जिस तरह से आज है उसमें संघ और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद आज असम में और राज्यों में जिस तरह से सरकारें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक दलों से, आज दक्षिण भारत में भी पहले प्रभाव रहा। वेंकैया नायडू भी पहले रहे हैं उपराष्ट्रपति, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे। राधाकृष्णन भी तमिलनाडु में अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद गवर्नर बने हैं। उन्होंने 90 दिन की पदयात्रा उस तमिलनाडु में रहते हुए की थी, अध्यक्ष रथ यात्रा जिसको कहते हैं, और तमिलनाडु में उनका प्रभाव है। अब इसलिए कल तत्काल चुनाव में उसका कितना लाभ होगा हमें नहीं, मैं तो मानता हूं कि दूरगामी। किसने सोचा था कि पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदी के बल पर, जब इंदिरा गांधी ने, जब विश्व नारायण सिंह वहां पर गवर्नर थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी की सरकार थी, बारिश अग्रवाल मेरे जो पुराने संपादक थे हिंदुस्तान समाचार के, उन्होंने मुझे कहा, और 4 पत्रकार हम जो गए यहां से, तो अरुणाचल में तब कैसे अपांग वहां पर थे मुख्यमंत्री। तो ऐसी स्थिति में तब उनको सहयोग की जरूरत थी कि मिशनरी या सीआईए का जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र है उसमें संघ के लोगों का सहयोग मिलेगा और हिंदी के उपयोग बढ़ेगा, या उसको काउंटर जो ऐसे भारत विरोधी ताकतें हैं उनसे पूर्वोत्तर में कैसे निपटे। अब मैं नहीं कहता कि इंदिरा गांधी को लिखित में आदेश दिया हो, लेकिन इस तरह के जो भी ऐसी आवश्यकताएं हैं वो, बल्कि 1980 में आने के लिए कई ऐसी नीतियां थी जिसको लेकर के जो संघ का चूंकि विरोध उन लोगों ने कर दिया था, मोरारजी भाई, चरण सिंह और सभी लोगों का, उनमें मदरजाज फर्नांडीज सोशलिस्ट भी। ऐसी स्थिति में लोगों का, बड़े कुछ विशेषज्ञों का यह भी दावा ही रहा है कि संघ के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी 1980 में वापस इंदिरा गांधी को लाने में, चाहे इमरजेंसी की जो जाती थी उससे हट करके उनको लगा कि गठबंधन से, अस्थिरता से देश डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने तब भी उनका समर्थन किया। तो ये एक लंबी परंपरा है जिसमें जो सत्ता में हो, जैसा मैंने इसलिए, चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तब, तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी को प्रचारक नहीं थे क्या? वो भी प्रचारक के रूप में संघ के घोषित रूप से मानते थे। नितिन गडकरी अब निकट पहन करके हमेशा वहां रहे। राजनाथ सिंह ने कभी मना किया कि मेरा संघ से कोई रिश्ता नहीं रहा है। तो आज ये कहना कि चूंकि बनाया गया है वो राधाकृष्णन जी को, तो इसलिए यह है कि उस संघ का दबाव था, इसलिए किसी और का नाम नहीं ले सकते थे। भाई ये क्या मीडिया या कोई प्रतिपक्ष का तो नहीं डिसाइड करेगा। ये कहा गया कि उससे डीएमके को क्या असर होगा, डीएमके समर्थन करेगी, एडीएमके तो करने को तैयार होगी, ऐसा लगता ही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। फिर राधाकृष्णन जी के संबंध उन सब दलों के साथ भी, दक्षिण भारत में कई दलों के साथ हैं, उनका आंध्र तेलंगाना में भी है। तो दक्षिण भारत की राजनीति में अगले आने वाले 10-20 वर्षों, देखिए नरेंद्र मोदी जो 2047 इसकी जो बात करते हैं, उसके पीछे लक्ष्य यही है कि कोई भी काम जो करना है, वो 2001 में यदि बने तो उन्होंने कश्मीर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हों। अमित शाह को कितनी बार भेजा कर उससे तैयार करने के लिए कहा गया, जबकि वो तो गृह मंत्री वहां पर थे।
तो मेरा ऐसा मानना है जो काम किसी को नहीं पता है वो ये कह सकता है कि अरे अचानक आज ये क्या हो गया। अयोध्या के बारे में उनकी जो वो था उसकी जो अपनी चिंताएं थी, तलाक वाला मामला है, महिला आरक्षण 33%, कोई सरकारें सोनिया गांधी के नेतृत्व रहते हुए भी कोई सरकारें एक सदन में पास हुआ दूसरे में नहीं कर पाए, चूंकि इच्छा भी नहीं थी, चूंकि दबाव, कभी मुलायम सिंह का दबाव आएगा, कभी और दल का दबाव आएगा, आज भी दबाव होते हैं। ऐसी स्थिति में ये संघ से झगड़े नहीं है। हो सकता है कि आपस में जब चर्चा होती है तो परिवार में भी हमारे परिवार के सदस्य भी हमसे इस तरह से मैंने बहस कर सकते हैं, अपनी राय असहमत व्यक्त कर सकते हैं। मैं कई जो प्रोग्राम करता हूं उस पर मेरे परिवार के लोग भी असहमत होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में परिवार के साथ शुरू होता है तो संघ परिवार भी यदि कहेंगे तो ये दबाव नहीं है, ये एक पूरा आगे का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है उसके तहत संघ और भारतीय जनता पार्टी लगभग एक साथ मिलकर के काम करती है। कुछ जगह कैंडिडेट्स को लेकर के भी एक उनका अपना राय हो सकती है। कई लोग कहते साहब उनकी राय नहीं मानी गई इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं। योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री थे, राय क्या मैंने राय जो हाईकमांड होता है वो सब उस हिसाब से है। तो कुछ स्थानीय जो समस्याएं रही सरकार में जो कमियां रही होंगी वो भी तो कारण है, खाली इसलिए नहीं है कि साहब उस संघ को नहीं किया गया या लोग नहीं निकले। संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनमें से जिन्होंने संतुष्ट विधायकों ने नहीं किया होगा उनको लिए सहमति नहीं दे पाए होंगे या दूसरे दलों ने ज्यादा काम किया। तो ये सारा बेमानी है। और अंत में चुनाव आयोग को लेकर के भी जिस तरह से राहुल गांधी ने चलाया है तो पूरे देश में अराजकता, सत्ता मोदी से विरोध है तो चुनाव आयोग के विरोध में पूरा झंडा निकाल दीजिए कि चुनाव होना ही बेकार, चोरी होती, वोट ही चोरी होती है। तो देश में अराजकता का एक जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी, संघ और एनडीए के घटक मिलकर के ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये यदि बढ़ते हैं तो देश फिर से वैसी अराजकता में जा सकता है जो बहुत ही खतरनाक है। हमने देखा है कि चाहे वो 77 हो या 95 के बाद के जो फेज है उसमें एक 1.5 साल की सरकारें बनती, कोई काम नहीं होता है। ये राज्यों में तो हम देख ही चुके हैं। उम्मीद करना चाहिए कि आप HSI इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे और अपने अधिकाधिक दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।